A very good morning. Welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. So here I am back with another topic, that is traditional point of view of curriculum, right? So I will discuss 9 design of curriculum development. While we are developing the curriculum, what should be the design that should keep in mind, और किस तरीके से हमें करिकुलम को डेवलप करना है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इसमें, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है, मोस्ट अबाउट इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, राइट? सो स्टार्ट विथ first Tyler model, very important from the exam point of view. Before start, please subscribe my channel and इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम आज बात करेंगे टाइलर मॉडल की, टाबा मॉडल की, केयर का मॉडल है, गुडलैंड है, व्हीलर मॉडल है, हंकिंस है, गैलन सेलर एंड विलियम एलेक्जेंडर है एंड ओलिविया है। तो ये मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो टाइलर एंड टाबा से आते हैं। केयर मॉडल, गुडलैंड मॉडल, दे आर सपोर्टिव क्वेश्चंस। मतलब मान लीजिए अगर एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन अगर जो है टाइलर टाबा से है तो 2 क्वेश्चन जो है इनमें से कहीं से भी पूछ लिया जाता है, तो वी शुड नो, राइट? चलिए चलते हैं। टाइलर मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है और बहुत ही फेमस मॉडल है। तो पहले ट्रेडिशनल पॉइंट समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल पॉइंट मतलब हम जब करिकुलम सोचते हैं तो एक सब बॉडी ऑफ सब्जेक्ट समझ में आता है हमें फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम करिकुलम को सोचते हैं तो हमें एक कोर्स बुक समझ में आती है जिसे हमें कंप्लीट करना है, टाइमली कंप्लीट करना है और उसके बाद एग्जाम देके नेक्स्ट लेवल पर चले जाना है। इट इज़ अ परमानेंट स्टडीज़ है, परमानेंट स्टडीज़ है जहाँ पर रूल ऑफ ग्रामर चलता है, जहाँ पर रीडिंग्स चलती है, जहाँ पर रिटोरिक लॉजिक्स चलते हैं। दैट ये होता है जिसमें हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ, ये जो स्टेटमेंट है वो है और वो चलती आ रही है। मैथमेटिक्स है फॉर बेसिक एजुकेशन एम्फेसाइज्ड। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल आइडियाज जो व्यू करिकुलम के होते हैं रिटन डॉक्यूमेंट में या प्लान ऑफ एक्शंस जो कि बना बनाया हुआ है, ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर एक रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्लान है जो हमें एक टाइमली क्या करना है, कंप्लीट करना है। यस, ट्रेडिशनल पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट आता है कैलेंडर ड्रिवन इंस्ट्रक्शंस। मतलब कैलेंडर में जैसे नंबर्स मार्क होते हैं, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, थर्ड जो है मार्च को ये करना है, तो वो एक कैलेंडर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली काम करा जाता है। कंस्ट्रेन्ड अपॉर्चुनिटी, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। क्यूमुलेटिव अचीवमेंट्स, मतलब जो वर्क होता है वो सिर्फ डिस्क्रीट स्किल्स यहाँ देखिए, डिस्क्रीट जो स्किल्स होती हैं कंटेनिंग अ वेरी सिंगल यूनिट, एक बहुत ही सिंगल यूनिट के ऊपर, मतलब आपके किसी भी एक स्किल के ऊपर काम किया जाता है और वहीं उसका डेफिनेट एंड और उसका बिगनिंग डिसाइड कर लिया जाता है। तो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कॉम्पिटिटिव लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल का जो एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिशन जो है बहुत ही कम होता है, बिकॉज दे गेव यू अ सेगमेंटेड एजुकेशन, जहाँ पे आपको बहुत ही सिर्फ यहाँ पे कॉम्पिटिशन का नहीं, बस आपको यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। सो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन होता है बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, रिलेटिव एंड कम। देखिए अगर मैं डांस मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी, इफ आई एम डूइंग डांस तो मेरी उसमें जो स्किल है वो मेरे डांस वाले बंदे से ही की जाएगी। इफ आई देखिए जब आप डांस वाले एक बंदे के अंदर सिंगिंग क्वालिटी भी है, एक बंदे के अंदर डांस क्वालिटी भी अच्छी है, ड्राइविंग भी अच्छा करता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, तो यानी कि आप इससे प्रेरणा लीजिए ना, इस बंदे से। डांस टू डांस से लेंगे तो आपका एरिया भी लिमिटेड रहेगा। करिकुलम कवरेज जो है सिर्फ इस पे जो फोकस होता है वो सिर्फ करिकुलम को कवरेज यानी करिकुलम को कंप्लीट करने पे होता है, ना प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम में हमें काम को कैसे भी कंप्लीट करना है। डिस्क्रीट स्किल्स, मैंने जैसे कि आपको बोला कि सिंगल यूनिट को लिया जाता है, सिंगल यूनिट ऑफ एक्टिविटीज होती है इसमें, जिसका जो पहले से ही प्री डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या बिगनिंग होगा और क्या एंड होगा। सेगमेंटेड कंटेंट्स दिए जाते हैं और करिकुलम को जो डिज़ाइन किया जाता है वो भी सेगमेंटेड कवरेज पे होता है कि इतना पोर्शन आपको कवर करना ही है, इतना पोर्शन नहीं है तो उसको कवर अप नहीं करना है। तो बहुत ही प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम रहता है। सो ये दीज आर ऑल द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो ट्रेडिशनली हम करिकुलम के बारे में सोचते थे। अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं। हमारा जो रॉल्फ का टाइलर का जो मॉडल है 1949 में, राइट 1949 में जो मॉडल आया है, उन्होंने 4 स्टेप्स में बताया कि सबसे पहले आप स्कूल के पर्पस को डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस या लर्निंग एक्सपीरियंसेस यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स वो आइडेंटिफाई कीजिए, उनको बेसिकली ऑर्गेनाइज करके उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए। इन्होंने बुक भी लिखी है रॉल्फ टाइलर ने, दैट द नेम इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। बेसिक जो प्रिंसिपल्स रहते हैं करिकुलम के एंड इंस्ट्रक्शंस,
ऑल ऑब्जेक्टिव्स, अब एक एक करके पढ़ते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमें ले रहे हैं वो कंसिस्टेंट विद द फिलॉसफी होनी चाहिए, कि जो भी स्कूल की फिलॉसफी है उस पर कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, जो चीज़ सोची गई है वो पेपर पे नहीं उतारी जाती। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे बच्चे को यही अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को देनी है, इस महीने तक मुझे बच्चे को नेशनल लेवल तक लेके जाना है, तो मेरे पास कहीं ना कहीं रिसोर्स नहीं मिलेंगे, मुझे कहीं ना कहीं मेरे बच्चे रेडी नहीं होंगे, तो इस तरीके से जो है काफ़ी चीज़ें जो है क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है उस फिलॉसफी पे जो स्कूल चाहता है, क्योंकि जो ऑफन है इट विल निगलेक्ट इन द करिकुलम डेवलपमेंट में, वो निगलेक्ट हो जाती है। जैसे स्कूल दैट इज डेवलपिंग एन इंग्लिश करिकुलम, अगर कोई इंग्लिश करिकुलम बना रहा है तो वो स्टूडेंट को करे कि वो ऐसे लिखना भी सीखे। एट द एंड उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, एंड दिस वुड बी वन ऑफ मेनी ऑब्जेक्टिव्स विद इन द करिकुलम। सो नेक्स्ट इज द डेवलपिंग। नाउ जो सेकंड स्टेप आता है वो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस देना। जब हमने कहा कि बच्चे को एट द एंड जब करिकुलम जो खत्म होगा उसका, बच्चे को ऐसे लिखना आना चाहिए, तो हमने उसके लिए क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करने शुरू किए कि स्टूडेंट्स नीड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग एन एसे। द लर्निंग एक्सपीरियंस माइट बी द डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर ऑफ राइटिंग एन एसे। सो द स्टूडेंट्स जो है देन माइट प्रैक्टिस, कि बच्चों को क्या दिया हमने, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए हमने रोज एक एक टॉपिक उनको देना शुरू किया या दिखाना शुरू किया ऑन द स्क्रीन। एंड द एक्सपीरियंसेस विद द ऑब्जेक्टिव कि स्टूडेंट विल राइट एन ऐसे। हमारा एक्सपीरियंस दिया बच्चों को कि आप पहले स्टार्ट कीजिए फ्रॉम द इंट्रोडक्शन एंड देन उसका बेसिक जो है मोटो लिखिए, उसके बाद एंड कीजिए। तो ये स्ट्रक्चर दिखाना हमने शुरू किया। फिर हमने उसको रोज एक एक टॉपिक देने शुरू किए और उसके ऊपर पहले 30 वर्ड से स्टार्ट किया, फिर हमने सेकेंड डे उसको 50 वर्ड्स लिखने के लिए बोला। इस तरीके से हमने अपने जो है लेसन प्लान ऑर्गेनाइज किया। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग दिस एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजिंग के लिए आपको बात की, डेमोन्स्ट्रेट किया, स्टूडेंट्स को दिखाया, एंड ईदर वी कुड वर्क एंड प्रेफरेंस कर सकते हैं डिटरमाइन द फिलोसफी ऑफ द टीचर। एंड देन उसके बाद हमने उसका एक टेस्ट लिया कि उस बच्चे को कितना समझ में आया है। आफ्टर द इवैल्यूएशन हमें पता चला बच्चे ने ऐसे लिखना सीख लिया है। इनकी बुक का नाम था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कर जो है ये मेथड है, जिसमें लेकिन सब्जेक्ट सेंटर ओरिएंटेशन है। ठीक है, एक्सपर्ट्स जो है, सेट ऑफ एक्सपर्ट्स, वो पहले से ही सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड कर लेते हैं। कंटेंट जो यूनिट है या सीक्वेंस है वो पहले से ही लॉजिकली डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नो मैटर कि करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, और इसका कंट्रोल किसके पास होता है, पावर ऑफ कंट्रोल होता है स्कूल वालों के पास, यानी कि स्कूल एडमिन के पास। ठीक है, टीचर के पास नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द टाइलर, नॉलेज और स्किल जो है शुड बी टॉट इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये कहना था दिस इज द स्ट्रक्चर्ड एंड डिसाइडेड बाय द एडमिन और स्कूल या जो स्कूल अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा। दिस इज द स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच पे क्या होता है, जैसे आपने एक स्पाइरल देखा है, राइट, आई थिंक मैंने ये शायद गलत बनाया है या देख लीजिएगा। स्पाइरल में क्या होता है, आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, धीरे धीरे करके आपको जो है काफ़ी ब्रॉड चीज़ें समझाई जाती हैं। तो वही होता है कि फर्स्ट लर्न फ्रॉम द बेसिक विदाउट गोइंग इन डिटेल। तो स्पायरल इन्हें सिखाया जाता है, पहले बेसिक बेसिक चीज़ें दे दी जाती है विदाउट प्रैक्टिकलिटी या विदाउट एनी जो है बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेट किए, एंड इन विच लर्नर्स जो है रिटर्न टू द टॉपिक इन मोर कॉम्प्लेक्सिटी ओवर द टाइम। अब जब बच्चों के पास बहुत सारा चीज़ें हो जाती हैं तब उनको वो चीज़ें प्रैक्टिकली कराई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, बल्क में इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, जिसमें क्या होता है हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वो स्पायरल अप्रोच है जो कि टाइलर मॉडल में ली जाती थी। ठीक है, in this model students are given a set of skills and they have to master it, right? इसमें कुछ set of skills decide हो जाती थी जिसमें उन्हें complete करना होता था। एडवांटेज यही है कि easy to adapt मेथड है ये एक तरह से, जिसमें टेस्ट कोर्स और करिकुलम बिकॉज इट यूजेस द ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड। तो इसमें टेस्ट करना बहुत ही ईजी होता था कि आंसर लिखा, बच्चों ने टेस्ट करके चेक कर दिया। कॉस्ट इफेक्टिव होता था एंड डज नॉट रिक्वायर मैनी रिसोर्सेज। बट डिसएडवांटेज भी बहुत है बिकॉज इसमें क्या है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता था या नहीं किया जाता था। जो मैनिपुलेटिव सब्जेक्ट्स थे या जो बहुत ही चलते हुए सब्जेक्ट्स थे, मतलब जो सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट्स थे, उन्हीं को ही इंक्लूड कर लिया जाता था। इट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विदाउट स्टूडेंट्स बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वन सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट अनदर। एक सब्जेक्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा होता था विदाउट इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मैथ्स का कुछ कॉन्सेप्ट जो है आप साइंस में भी सीख सकते हैं, साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट आप इकोनॉमिक्स में भी सीख सकते हैं।
तो इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं होते थे कि कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कि मैथ्स के कुछ फॉर्मूले आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो ज्योग्राफी में भी चलता है, या कुछ कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके से जो है बहुत ही पैसिटिविटी रहती थी एंड अथॉरिटी एंड लैक स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के भी बहुत ही कम स्कोप होते थे। यू कैन ऐड इट ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, और ये जो है वो टॉप डाउन अप्रोच में चलता था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स आप ले सकते हैं। सो हेयर वी एंड नाउ द टाबास मॉडल। टाबास मॉडल जो है वो सोशल रिकंस्ट्रक्शन को फॉर्म करता है 1971। ये शी एडवोकेट्स करती थी कि दोज हु यूज करिकुलम शुड बी द करिकुलम डिजाइनर, कि जो करिकुलम यूज करता है वही करिकुलम को डिजाइन करना चाहिए। मतलब करिकुलम कौन यूज करता है? टीचर यूज करती है, कि बच्चों को क्या पढ़ाना है वो टीचर देखती है। तो टीचर शुड बी द प्लानर और डिजाइनर। She believed that teachers should create specific teaching learning situations for their students. They should adopt an inductive approach. Yes, inductive approach. इंडक्टिव जो अप्रोच है दैट्स जो है करती है आपको स्पेसिफिक से लेकर आपको जनरल चीज़ों पर ले जाती है। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं जो थ्योरी है वो क्या होती है? फॉर्म होती है, या थ्योरी जो है बिल्ट होती है, आप कह सकते हो थ्योरी जनरेट होती है, राइट। तो इंडक्टिव जो होती है वो इंडक्टिव अप्रोच होना चाहिए। देखिए अगर आप इस पिक्चर में भी देखेंगे तो यू जस्ट हैव अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड धीरे धीरे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन की तरफ आप चीज़ें बढ़ाते हो, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हो, ठीक है। जहाँ पर हम क्या चलते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में डिडक्टिव होता था, ट्रेडिशनल में डिडक्टिव, जहाँ पे जनरल चीज़ों से आप स्पेसिफिक में जाते थे, और जनरल से स्पेसिफिक में जाते हैं तो दैट मीन्स हम थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं, थ्योरी टेस्टिंग होती थी, ठीक है। ये ग्रास रूट्स मॉडल है जिसमें हम 7 स्टेप्स लेते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी डायनामिक्स ऑफ एजुकेशन प्लस करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस को याद रखिएगा, बिकॉज देर इज अनदर बुक ऑल्सो जो कि करिकुलम डेवलपमेंट, एक अनदर बुक भी है जो इन्होंने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी है, जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड वाली जो है जो 1962 में आई थी वो हिल्डा टावर ने थी। तो सबसे पहले हमने नीड्स को डायग्नोस किया, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, बच्चों को क्या देखना है, बच्चों को क्या लर्निंग एक्सपीरियंस देना है। उसके बाद फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स बनाने शुरू किए ऑब्जेक्टिव्स को। उसके बाद उसमें से जो भी सेलेक्टिव कंटेंट था वो हमने जो है इकट्ठा करना शुरू किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। जब ऑर्गेनाइज किया तो उसके की कॉन्सेप्ट्स कौन से होंगे, मेन कॉन्सेप्ट्स होगा, कौन से फैक्ट्स जो है वी शुड इंक्लूड इन द कंटेंट। फिर हमने जो है ये सेलेक्ट किया कि कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस हमें अपने बच्चों को देने हैं। जो जो एक्सपीरियंस हमें अपने बच्चों को देना है, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है, कौन सा है जो उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे या इमोशनली कोई चीज़ को देखेंगे। इस तरीके से हमने जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, एंड देन एट द एंड हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि हम कितने सक्सेसफुली जो है इस अपने कंटेंट को डिलीवर कर पाए हैं, राइट। नाउ ये वही है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है डायग्नोस ऑफ द नीड्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट सब्जेक्ट मैटर, अरेंज दैट कंटेंट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एंड देन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग जहाँ पे फैसिलिटेट द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर्स विदाउट कंटेंट, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज एक्टिविटीज इन अ सीक्वेंस, राइट, एंड देन इवैल्यूएशन। चलिए कंपैरिजन भी कर लेते हैं। टायलर जो मॉडल था वो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेम करते हैं, कौन फ्रेम करता है? एडमिनिस्ट्रेटर। कौन फ्रेम करता है? एडमिन। और यहाँ कौन फ्रेम करता है? टीचर्स अप्रोच है, तो ये क्या करती है? टीचर रिफ्लेक्ट करती है। टायलर मॉडल फोकस करता है लर्निंग आउटकम्स पे, कि बच्चे क्या लर्निंग आउटकम्स आएंगे, और ये फोकस करता है बच्चों की नीड्स पे, कि बच्चे एक्चुअली क्या चाहते हैं। दिस आर डिडक्टिव अप्रोच, दिस इज इंडक्टिव यानी कि ग्रास रूट अप्रोच है, ये इंडक्टिव अप्रोच है। फोकस्ड ऑन लर्निंग विद इन द स्कूल कॉन्टेक्स्ट, कि स्कूल क्या पढ़ाना चाहता है उस कॉन्टेक्स्ट में फोकस होता है। अनरिस्पॉन्सिव टू द टीचर्स, टीचर्स का अनरिस्पॉन्स रहता है इसमें, टीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि उनसे कुछ हम डिसीजन बनाते समय उनसे भी कुछ पूछें, या बच्चों से कुछ पूछें, या बच्चों का कोई एनरोल करें, बच्चों को या टीचर्स को जो है बिठा कर कुछ पूछें। टायलर कहते हैं टू एम्फसाइज ऑन द कंसिस्टेंसी बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स,
लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आउटकम्स। यहाँ कंसिस्टेंसी ज़रूर रहती है लेकिन रोल नहीं रहता है टीचर्स का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्री डिसाइडेड होता है, एडमिनिस्टर डिज़ाइन करता है और टीचर उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है। उसके बाद टाबा जो मॉडल था उसमें क्या था कि यहाँ पे ग्रास रूट होता है। ग्रास रूट मतलब जो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब टीचर्स को पूछा जाता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द लर्निंग विद इन द सोसाइटल, कि ये एक लर्निंग के ऊपर बात करता है। तो ये क्या है, टैप टू द हॉर्स, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। क्या करता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करता है। डायग्नोस भी करता है लर्नर की नीड्स को और ऑर्गेनाइज भी करता है कंटेंट को। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल समझा जाता है टाबा का। तो ये तो ट्रेडिशनल मॉडल था ही टाइलर का, जो टाबा है वो थोड़ा और एडवांस हो जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। केयर का मॉडल आता है, केयर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। केयर ने क्या किया था, आप यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने 4 चीज़ें अपने मॉडल में रखी। दिस इज ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने 3 पोर्शन में बांटना शुरू किया। वो पोर्शन क्या थे कि पहले हम बच्चे को कॉग्निटिवली क्या क्या देना चाहते हैं, उसके बाद हम उसको साइकोमोटर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद हम उसके अफेक्टिव यानी कि उसके इमोशंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स को इन तरीकों से बांटा। अगर कोई भी चेंज ऑब्जेक्टिव में आता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव्स में आता है, मान लीजिए मैंने कोई 10 ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड की है और मुझे लगता है उसमें से जो 6th नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों के और एडवांस हो सकता है और अच्छी जो है मैं इसमें और अच्छा बच्चों के लिए ऐड कर सकती हूँ। जब मैं इसमें ऐड करना शुरू करूँगी तो मेरे इसमें नॉलेज कंटेंट में भी, मतलब मुझे और नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी या मुझे स्कूल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। फिर उसके वो इवैल्यूएशन जो कहते हैं ना इवैल्यूएशन परफॉर्मा होगा वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक इंटर रिलेटेड है जो कि चेंज होगा। तो ये काफ़ी इफेक्टिव भी है कि जब मैं एक ऑब्जेक्टिव में चेंज करूँगी तो उसको देने वाली सारी जो कनेक्टेड चीज़ें हैं वो भी चेंज होगी, ठीक है। केयर जो 1968 में उन्होंने बिलीव किया कि करिकुलम जो प्रोसेस है इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें डिसीजन दे इंटरैक्ट अ लॉट। चेंजेस मेड इन वन कंटेंट में अगर हम चेंज करते हैं तो मे नेसेसिटेट द चेंजेस इन एक्सपीरियंसेस ऑल्सो एंड विच में अगेन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन इवैल्यूएशन एंड एक्सेट्रा। सो जो भी मैं चेंज करूँगी किसी भी एक भी पोर्शन में तो वो इन सब में चेंजेस लाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर आपने क्या सीखा कि हमें जो डोमेन थे करिकुलम के जिसपे हमें बेसिकली ध्यान देना था डोमेन, वो क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स। क्या डिसाइड किया है हमने, फिर क्या नॉलेज हम बच्चे को देंगे, किस बेसिस पे नॉलेज देंगे, फिर स्कूल जो लर्निंग है, स्कूल में लर्निंग जो एनवायरनमेंट है वो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। just give me 5 minutes guys. Okay. ठीक है, सो अपने केयर मॉडल समझा, राइट। इसके अंदर वो कहते हैं कि दिस मॉडल में जो है नॉलेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। नॉलेज को कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, राइट। जस्ट अ सेकंड, पेन डिसाइड कर लेते हैं। नॉलेज कैसी हो नॉलेज, नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड हो, सारी नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड हो। उसके बाद इंटीग्रेटेड नॉलेज हो, क्या हो, इंटीग्रेटेड नॉलेज हो, सीक्वेंस में नॉलेज दी जाए बच्चों को तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। और री इन्फोर्स्ड, मतलब अगर कोई अच्छा आंसर करता है तो उसके बाद जो है बच्चे को री इन्फोर्स किया जाए, तो इससे नॉलेज जो है बच्चे की परमानेंट होती है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया 3 में डिवाइडेड होता है, दैट विल बी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नॉलेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इंटीग्रेटेड, सीक्वेंस्ड एंड री इन्फोर्स्ड, ठीक है। तो ये सब केयर का मॉडल है कि डोमेन्स ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स डोमेन है, नॉलेज डोमेन है, इवैल्यूएशन डोमेन है एंड स्कूल लर्निंग एनवायरनमेंट डोमेन है। चलिए मूविंग ऑन टू द फोर्थ।
दिस इज गुडलैंड मॉडल है ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस मॉडल पे हम लोग जो है वो एजुकेशनल, देखिए ये एक पिक्चर है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं. डिस्क्रिप्शन फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए. हमने जो है वैल्यूज, जो मतलब गुडलैंड ने वैल्यूज किसको बोला, एम्स को बोला. एम्स जो हम करिकुलम में डिसाइड करते हैं, जो रीजन टू बी कंसर्न है, मतलब जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है. फिर उसके लिए जो वैल्यूज हमने चाहा, उसके लिए हमने एजुकेशनल एम्स निकाले उसमें से कि क्या क्या हमें एजुकेशन के वाइज एम्स चाहिए. फिर हमने उसमें से कुछ जनरल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स निकाले. जनरल मतलब कि जो नॉर्मल जनरली होते हैं. मान लीजिए हमने जनरल जो है ऑब्जेक्टिव्स निकाले 15 निकाले, ठीक है. उनको बिहेवियरल टर्म्स में जो है हमने लिस्टेड आउट कर लिया, लिस्टेड आउट. उसके बाद हमने देखा कि बच्चों के बिहेवियर्स एलिमेंट्स उसमें हैं, जो मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं उसमें बिहेवियरल एलिमेंट्स हैं. देन मैंने देखा क्या वो बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देंगे, ठीक है. ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है. बिहेवियरल एलिमेंट्स होते हैं, बिहेवियरल एलिमेंट जो कि एक्शंस दैट लर्नर शुड बी परफॉर्म. वो एक्शंस जो लर्नर को परफॉर्म करने, क्या वो एलिमेंट्स हमारे जनरल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में हैं, क्या वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, या क्या वो कंटेंट सब्सटेंटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि कंटेंट और सब्सटेंस ऑफ द बिहेवियर, क्या उसमें ये बात है जो हमारे बिहेवियर को एनहांस करेगी. ये तीनों क्वालिटीज़ वाले जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने स्पेसिफिक कर लिए. बाकी जो रेस्ट ऑफ द थे वो हमने हटा दिए. तो जब हमने लिस्टेड आउट किया तो हमने देखा ओनली 7 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेरी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इन तीनों कंडीशंस को. फिर मैंने उन 7 ऑब्जेक्टिव्स पे भी वर्कआउट करना शुरू किया कि क्या वो मेरे को बिहेवियर एलिमेंट्स हैं, उसमें ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, या उसमें सब्सटेंटिव एलिमेंट हैं. तो जब वो थे तो मैंने फिर वो स्टूडेंट्स को देना शुरू किया, राइट. तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्या होता है, वर्क किया जाता है. क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है. सब्सटेंसिव एलिमेंट, सॉरी, सब्सटेंसिव, अब आते हैं उसके बाद जो ये सब चीज़ें थी, मैंने देखा कन्वेंशनल विजडम को एज अ डेटा सोर्स लिया. फंडेड नॉलेज, मैंने जब ये सब चीज़ें देख रही थी तो मैं किस बेसिस पे देख रही थी, मैं फंडेड नॉलेज. फंडेड नॉलेज वो होती है जो रिसर्च वर्क से आती है, रिसर्च वर्क से आती है, ठीक है. तो मैंने इन सब चीज़ों को रिसर्च करके देखा क्या क्या चीज़ें मेरे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. मैंने कन्वेंशनल विजडम सोच करके देखा, स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस ली, है ना, कि क्या क्या मुझे अपने बच्चों के लिए हो सकता है जो मैं आगे उनको फ्यूचर में दूँ. तो इस तरीके से ये सब चीज़ें वर्कआउट करती हैं. तो ये गुडलैंड मॉडल में इन्होंने इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया, राइट. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो अब आते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में कि इन दिस मॉडल फॉर्मुलेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज द एनालिसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग कल्चर, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसमें जो वैल्यूज हैं, जो एम्स हैं, उनको डिसाइड किया. तो वैल्यूज से यहाँ पर देखिए जब हम कल्चर में होने वाली है तो यहाँ ये मॉरल डोमेन को भी लेता है कि मॉरल, हमें अपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन भी देना है, ठीक है. तभी हमने उसमें से सारे मॉरल एथिकल सारे जो है ऑब्जेक्टिव्स को लिस्टेड आउट करके उसे जनरल कैटेगरी में डाला, ठीक है. फिर हमने उस पर और वर्कआउट किया कि बच्चों को क्या क्या हमें एक्चुअली सिखाना चाहिए, ठीक है. एजुकेशनल जो प्लानर्स होते हैं वो डिड्यूस कर देते हैं स्पेसिफिक को फ्रॉम द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स में से, एंड फ्रॉम दीज ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम जो प्लानर होता है, एजुकेशनल प्लानर का काम हो गया, क्या हो गया, एजुकेशनल प्लानर का काम हो गया. अब कौन काम करेगा, करिकुलम प्लानर. वो डिज़ाइन करना शुरू करेगा, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेगा और फिर एक जो है क्या कहते हैं करिकुलम डिसाइड करेगा. Institution may not contribute to the achievement of pre-selected aims or school may be better suited to the attainment of these objectives. Students may possess the values before they come to the school. इनमें से कुछ values हो सकता है बच्चों के पास already हो. Aims may be ideal but unrealistic given certain constraints. Present learning opportunity may contradict selected aims and increase the likelihood of the removal from the local curriculum. उसमें कुछ ऐसे includes होते हैं because आजकल का जो करिकुलम होता है वो इन सब चीज़ों को काफ़ी डिनाई कर पाता है कि सारी चीज़ें आप वो पढ़ा रहे हो जो कि बच्चों के लिए सिर्फ मॉरल डोमेन को कंसंट्रेट करती है, बाकी चीज़ें भी तो है लाइफ में, है ना.
जैसे फीडबैक एंड एडजस्टमेंट ऑफ एंटायर मॉडल रिजल्ट फ्रॉम एनालाइजिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे होता था कि जो फीडबैक मिलता था वो हमें एनालाइज स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से मिलता था, ठीक है। इसमें जैसे 4 चीज़ें इन्होंने बोली हैं जो डेटा सोर्स की तरह काम करती हैं, वो है वैल्यूज जिसको एम्स बोला गया है, फंडेड नॉलेज जो कि नॉलेज हमें रिसर्च से मिलती है, कन्वेंशनल नॉलेज जो हमें एक्सपर्ट्स के सोसाइटी से मिलती है और जो हम नीड्स और बेसिस पे करते हैं। इसमें कुछ जो है मैंने जैसे आपको बोला मॉरल एजेंट्स होते हैं। टू बी प्रोफेशनल टीचर मीन्स दैट वन इज द मॉरल एजेंट विद द मॉरल ऑब्लिगेशंस, जिसमें वो इनिशिएटिंग द यंग इनटू द कल्चर। तो आपको वो चीज़ें, वो मॉरल वैल्यू सिखाई जाएंगी जो आपकी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस मीन्स क्रिटिकल एनकल्चरेशन इनटू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब आपका क्रिटिकली एनकल्चरेशन होगा। डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिपेंड करती है रीन्यूअल पे एंड ब्लेंडिंग ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। ये गुडलेन ने ही कहा था, इसीलिए इन्होंने वैल्यूज को टॉप डाउन अप्रोच में रखा कि सबसे ज़्यादा जो है वो वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं। नाउ आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा नहीं आता है, जस्ट यू नीड टू नो कि उन्होंने क्या चीज़ें दी हैं, ठीक है, और किस चीज़ के ऊपर वो बात कर रहे हैं, बस ज़्यादा थ्योरी में हमें नहीं जाना है। अनदर मॉडल इज व्हीलर मॉडल। व्हील, ये आप देख रहे हो, ये एक व्हील की तरह काम कर रहा है, व्हीलर मॉडल है। दिस इज द टाइप ऑफ मॉडल दैट इंडिकेट्स करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस साइकिल, ठीक है ना, ये एक साइकिल है। दिस मॉडल जो है शुड बी रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस, ये कहता है चेंजेस आते हैं एजुकेशन सेक्टर्स में। वेरी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि अगर कहीं पे भी लूप होल होता है तो आपको फिर से एक साइकिल चलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, क्योंकि जो भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको लोकेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है और फिर से साइकिल चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज़ नॉट अ डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव मॉडल। इंटीग्रेटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इंटीग्रेट करता है, कंटेंट देता है, कंटेंट का सिलेक्शन देता है, फिर इवैल्यूएशन देता है। 5 फेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपने सिलेक्शन किया, क्या किया, सिलेक्शन ऑफ एम्स किया। डिटरमाइनिंग द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम, द ऑडियंस इट इज इंटेंडेड फॉर, कि पर्पस बताइए, ये जो हम प्रोग्राम डिसाइड कर रहे हैं ऑडियंस क्या चाहती है, क्या आउटकम डिजायर करती है। फर्स्ट फेज में तो सिलेक्शन ही होता है, ठीक है, जहाँ पे आप जनरल या स्पेसिफिक दोनों तरह के जो हैं, जनरल हो चाहे स्पेसिफिक हो, दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो। फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है, कैसे आप सेलेक्ट करोगे, आप फील्ड ट्रिप पे जाओगे या क्या करोगे। उसके बाद कंटेंट यानी कि सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होगा कि डिसाइडिंग द व्हाट कंटेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, जो कि हमारी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। देन उसके बाद ऑर्गेनाइज होगा, ऑर्गेनाइज इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एंड दिस फेज इज डन डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ द करिकुलम, जो हमने करिकुलम डिज़ाइन किया है किस तरीके से, कि हमने उसमें सब्जेक्ट करिकुलम डाला है या ब्रॉड फील्ड एक्टिविटीज़ डाली है या कोर करिकुलम डाला है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दैट। फिर हम उसको इवेलुएट करेंगे कि कितना हम करिकुलम में होने वाली चीज़ों को अडेप्ट कर पाए हैं, ठीक है। ये 5 फेज में स्टेप होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने को, बस इसका एक लूप होल आप ये समझ सकते हो कि इसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिफिकल्ट टू लोकेट द प्रॉब्लम, है ना। स्ट्रेंथ क्या है इस मॉडल की, स्ट्रेंथ यही होती है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल अप्रोच, यहाँ पे आपको सब पता ही है, यहाँ ये प्रोसेस है, आपको ये कंप्लीट करना है। इट इंश्योर्स द करिकुलम इज कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्वियसली इसमें 5 स्टेप्स हैं और वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, helps educators to evaluate the effectiveness of their curriculum. What are the advantage, एक structured approach जो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, comprehensive है, and it aligns the educational program goals, एक educational programs के जो goals हैं वो provide करती है। इसकी वीकनेसेस क्या है, डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द इश्यूज, कि क्या क्या इश्यूज हैं वो जो है एड्रेस ही नहीं कर पाता है। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में नॉट अलाउ फॉर मच रूम फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इसमें भी ऑब्वियसली जहाँ चीज़ स्ट्रक्चर्ड होगी वहाँ क्रिएटिविटी का कोई रोल नहीं होगा या बहुत ही लेस रोल होगा। इट मे नॉट प्रोवाइड यू फॉर ऑल एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, ये सारे कॉन्टेक्स्ट क्योंकि बिकॉज इट इज दिस मॉडल इज नॉट फ्लेक्सिबल, टाइम कंज्यूमिंग, स्ट्रक्चर्ड, जब स्ट्रक्चर्ड होगा तो लेस स्कोप फॉर क्रिएटिविटी और इनोवेशन, सो एवरीथिंग इज दैट। इसमें और टाइलर के मॉडल में एक डिफरेंस जरूर है, वो यही कि टाइलर का मॉडल में 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, जो टाइलर का मॉडल है उसमें 4 स्टेप्स हैं और जो व्हीलर का मॉडल है उसमें 5 स्टेप्स हैं, बाकी एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। हंकिंस क्या है, हंकिंस डेवलपमेंट मॉडल, हम 6th मॉडल पे आ गए हैं, वी हैव टू कंप्लीट एट 9, ठीक है। दिस मॉडल, अब ये मॉडल में आप देख सकते हो एक स्टेज 1 है, स्टेजेस हैं इसमें।
आपके लिए मैंने यहाँ पे गूगली क्वेश्चन भी डाला है, हु डेवलप द फर्स्ट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सोचते रहिए और मुझे आंसर करते रहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मिलने चाहिए कि आप मुझे जल्दी से बताइए कि हु हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट मॉडल किसने बनाया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट है ये हंकिन्स डेवलपमेंट मॉडल। आप यहाँ देख सकते हो कंसेप्चुअलाइजेशन एंड लेजिटिमाइजेशन। ठीक है, एक और अनदर जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू द करिकुलम हमें वी कम्स टू गेट टू नो, राइट। This model permit those working with the model to adjust their decision making about the curriculum action. जैसे content selection जो stage है, if the curricularist find that no content exists for a particular student, so they can go back to the beginning and rethink the curriculum or go to the curriculum diagnose stage पे to recreate the learning objectives. आप ये देख सकते हो, ठीक है। इसमें वो कहता है ये बहुत ही एडजस्टेबल है मॉडल। अगर आप कहते हो कि फर्स्ट मॉडल आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए वो कंटेंट नहीं है, तो आप उस पर रीथिंक करके उसकी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे दे रखी है डायग्नोसिस। कंटेंट का सिलेक्शन किया आपने, प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, उसके बाद कंटेंट सेलेक्ट करके उसको एक्सपीरियंस, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएशन एंड देन उसको मेंटेन रखा। इन दिस मॉडल मेंटेनेंस जो स्टेज है इज ऑल्सो यूनिक बिकॉज वंस करिकुलम इज फाउंड सक्सेसफुल द डिजाइनर स्टॉप कंसीडरिंग अहेड, बट करिकुलर जो प्रोग्राम्स होते हैं मेंटेन्ड बाय द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम। सो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपको फाइनली जब इवैल्यूएट करने के बाद लगा कि ये करिकुलम बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे के लिए, तो आपने उसको मेंटेन रखा। तो ये मेंटेनेंस स्टेज याद रखिएगा हंकिन्स डेवलपमेंट स्टेज में ही है, राइट। तो यही स्टेज है जहाँ पे उन्होंने फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, कल्चरल वेरिएबल्स यानी कि एम्स डिसाइड किए। सेकेंड स्टेज में उन्होंने जो वेरिएबल्स हैं, कुछ वेरिएबल्स लिए, जैसे व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव वांट, सोशियोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, या सिलेक्शन फ्रॉम द कल्चर, जो भी कल्चर है उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स देखे, यहाँ पे कल्चरल पॉइंट्स देखे, साइकोलॉजिकल देखे, करिकुलम को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया। तो दिस इज द मॉडल ऑफ हंकिन्स डेवलपमेंट मॉडल। इतना ही है, आपको स्टेजेस आपको इतना याद रखना है इस मॉडल में कि एक मेंटेनेंस स्टेज आती है यहाँ पे, एक डायग्नोसिस स्टेज आती है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ करिकुलम को डिसाइड किया जाता है। तो बस यू शुड नो दैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैलन सेलर्स एंड विलियम एलेक्जेंडर का 1974 में। दे हैव ऑल्सो गिवन यू 4 स्टेप्स दिए इन्होंने भी, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बोला है कि भैया ऑब्जेक्टिव्स बना लो, यस, गैलन सेलर्स है विलियम एलेक्जेंडर का, जहाँ उन्होंने बोला गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डोमेन्स होने चाहिए। इट बिगिंस विद बाय स्पेसिफाइंग द मेजर गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे पर्सनल क्या डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा होगा, कंटिन्यूड लर्निंग कैसे स्किल्स बच्चों को दी जाएगी जो कंटिन्यू रहे, जो स्किल्स कंटिन्यू रहे, कोई ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन जो हमें बच्चे को देना हो, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे आता है करिकुलम को डिज़ाइन करना। देखिए यहाँ पे है कि सबसे पहले हमने फॉर्मुलेट करना शुरू किया, सोसाइटी वर्क कर रही है, लर्नर वर्क कर रहा है, नॉलेज वर्क कर रहा है, उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करने के बाद हमने उसमें डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू किया, स्पेसिफिकेशंस देनी शुरू की, उसके बाद हमने उसको इंस्ट्रक्शंस को प्लान किया एंड देन उसको इवैल्यूएशन स्टेज पे डाला। और कुछ फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नली वर्क करते रहते हैं, चाहे वो लीगल वर्क है, ये हमने कोई रिसर्च, प्रोफेशनल नॉलेज कर रहे हैं, एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं, कम्युनिटी है जिससे हमें हेल्प चाहिए इन दी डिज़ाइन ऑफ द करिकुलम, तो ये चीज़ें एक्सटर्नल फोर्स काम करती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इस मॉडल में एक्सटर्नल फोर्स का भी रोल है, और ये ऐसे याद रखेंगे 4 स्टेज का काम है यहाँ पे, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के बाद डिज़ाइन कर दिया जाता है एंड देन उसको इम्प्लीमेंट कर देती है टीचर, एंड देन इवैल्यूएशन होता है कि जो करिकुलम प्लानर है या टीचर्स हैं जो कि इवैल्यूएशन में लगी हुई हैं। दिस मॉडल प्रपोज्ड दैट इवैल्यूएशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, की वो कहते हैं कि इसमें वैरायटी ऑफ टेक्निक्स लेकर इवैल्यूएशन होना चाहिए। थ्रू इवैल्यूएशन प्लानर्स को पता चलता है कि हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया है। तो घूम फिर आके वही चीज़ें सेम आती है, जस्ट नीड टू नो द स्टेप्स, हाउ मेनी स्टेप्स एंड व्हाट द यूनिकनेस ऑफ दैट मॉडल, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। क्या याद रखना है हमें याद रखने हैं कि कितने स्टेप्स हैं हर एक मॉडल में,
ठीक है, क्या यूनिकनेस है उस मॉडल की जो हम उस मॉडल को पढ़ रहे हैं। यूनिकनेस, इस यूनिकनेस मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस, ये कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो वर्कआउट करते हैं, हर चीज़ में होते हैं, लेकिन जो मेंशन करता है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, 4 स्टेजेस और स्टेप्स पता लग गए। चलिए नेक्स्ट आता है ओलिविया। ठीक है, कुछ गूगल क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ रखे थे, वो भी देख लेते हैं एक बारी, जिसमें हम कहते हैं फादर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, हु इज द फादर, फ्रैंकलिन बॉबिट, एंड हु इज द फादर ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी क्या होती है, आर्ट ऑफ टीचिंग पेस्टोलॉजी। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, गूगली क्वेश्चन है, एज अ टीचर या एज अ करिकुलर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। चलिए, ओलिविया का करिकुलम डेवलपमेंट है, दिस मॉडल गिव, ये मॉडल बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल में क्या होता है, इट गिव्स यू द फैकल्टी दैट गाइडेंस, द गाइडेंस फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स करिकुलम। दिस मॉडल may be used to aid as a framework for descriptions of stages and components। यहाँ आपको components दिए गए हैं, stages दी गई हैं और काफ़ी comprehensive है ये। तो इसकी जो यूनिकनेस आप समझ सकते हैं वो है comprehensive, very comprehensive। वो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट है या प्रोग्राम कोर्स है, सेट ऑफ मटेरियल्स हैं जिसमें सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज हैं, सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं, एवरीथिंग दैट गोज ऑन विद इन द स्कूल। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हम करिकुलम में डालते हैं। जैसे इसके कुछ कंपोनेंट्स देखिए और कुछ यहाँ पे जो 17 स्टेप्स हैं, तो हम पहले 17 स्टेप्स ही देख लेते हैं। स्पेसिफाई द नीड्स इन जनरल, specify the needs of society, write a statement of philosophy and aims of education। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट्स को राइट करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले हमने क्या डिसाइड किया, जनरल स्टेटमेंट, बच्चों के क्या नीड्स हैं और क्या सोसाइटी नीड्स हैं। तो यहाँ दोनों को कैटर करना है, बच्चों की भी और सोसाइटी की भी। स्पेसिफाई करना शुरू किया, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ये तो अलग अलग जनरल है, ये भी सोसाइटी, लेकिन आपके स्कूल में बच्चों की क्या नीड है। ठीक है, स्पेसिफाई द नीड्स। देखिए 3-4 स्टेप्स तो सिर्फ नीड्स को दिए गए हैं, ये रहे कि नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, नीड्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये 3 चीज़ें आप कह रहे हैं, स्कूल की क्या नीड्स हैं, कम्युनिटी की क्या नीड्स हैं एंड सब्जेक्ट मैटर की क्या नीड्स हैं। तो हम सिर्फ नीड्स ही डिसाइड कर रहे हैं। फिर हम डिसाइड कर रहे हैं गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या गोल्स हैं हमारे स्कूल के और क्या गोल्स हैं ऑफ योर स्कूल्स के। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। स्पेसिफाई द गोल्स, यहाँ हम जनरल ले रहे हैं। फिर हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की तरफ कह रहे हैं कि क्या इंस्ट्रक्शनल, जो चीज़ें हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शनल होंगे, क्या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज होंगी। नाउ बिगिन विद द सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। फिर हम उन सब चीज़ों को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, वो टेक्निक्स भी हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, मेक अ फाइनल सिलेक्शन। देन इवैल्यूएशन पे आ गए हैं हम लोग। इवैल्यूएशन की 2 स्टेजेस हैं, जहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शंस को या मॉडिफाई इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स को किया एंड इवैल्यूएट किया करिकुलम को, एंड उसमें कोई अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो डिसाइड किया। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स हैं, बहुत ही कहते हैं ना कि चीज़ों को खोल के रख देना, वही है। जहाँ हम 4 या 5 स्टेप्स पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ उन्होंने 17 स्टेप्स दे रखे हैं और हर एक चीज़, हर एक नीड्स को कैटर किया हुआ है इसमें। कंपोनेंट्स क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पे, फिलोसॉफिकल फॉर्मुलेशन, उसके टारगेट्स, उसकी मिशन, उसके विजन को इंक्लूड करेंगे। सेकेंड कंपोनेंट जो हम इसमें लेंगे वो लेंगे एनालिसिस ऑफ द नीड्स। नीड्स किसकी डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे पता नहीं है। देखिए स्कूल की नीड्स देख रहे हैं, कम्युनिटी की नीड्स देख रहे हैं, लर्नर की नीड्स देख रहे हैं। फिर हम थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट में कहते हैं जनरल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस क्या है करिकुलम का, वो डिसाइड कर रहे हैं। ये कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इन दिस मॉडल में। फिफ्थ जो कंपोनेंट है वो है ऑर्गेनाइज दैट डिजाइन एंड देन इम्प्लीमेंट। 6 और 7 जो मॉडल उसमें आता है, 6 और 7 कंपोनेंट जो है वो है डिस्क्राइब दैट करिकुलम इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स। यू जस्ट नॉट नीड, आप जस्ट पढ़िए, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, 8th कंपोनेंट है डिफाइन द लर्निंग स्ट्रैटेजी, क्या क्या स्ट्रैटेजी है। 9th कंपोनेंट है प्रीलिमिनरी स्टडीज ऑन पॉसिबल स्ट्रैटेजी और असेसमेंट टेक्निक्स। 10th कंपोनेंट है इम्प्लीमेंट द लर्निंग स्ट्रैटेजी एंड 11th और 12th है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग हमने बच्चों को दी है और करिकुलम। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आती हैं इस मॉडल में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओलिविया का मॉडल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 12 कंपोनेंट्स हैं एंड 17 स्टेप्स हैं। तो ये इसकी यूनिकनेस है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट मॉडल, दैट इज ब्यूचैम करिकुलम मॉडल, जो 1975 में आया था। इनके जो है सिस्टम अप्रोच है मॉडल में, जहाँ पे वो सबसे पहले इनपुट्स देंगे, आउटपुट्स आएंगे, और ये उसके कार्य जो क्रम होंगे, बिल्कुल ही जो गतिविधियाँ इसमें चलेंगी करिकुलम डेवलपमेंट की, वो इसमें आएगी। बेचर ने एक सिस्टम मैनेजरियल का एक व्यू दिया हुआ है करिकुलम डेवलपमेंट का, राइट। चलिए दिस इज बेस्ड ऑन द सिस्टम मैनेजरियल फ्रेमवर्क। आपको एक फ्रेमवर्क दिया गया है जहाँ इनपुट्स क्या क्या होंगे, ह्यूमंस होगा यानी कि हमारे लर्नर, यहाँ पे फिजिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये सब होगी। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस यानी कि जो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इंस्ट्रक्शंस कैसा है, इवैल्यूएशन, सुपरविजन और डिसीजन मेकिंग कैसी है, एनवायरनमेंट, पब्लिक डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस की पब्लिक किस चीज़ की डिमांड करती है और क्या एक्सपेक्ट कर रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एंड देन उसके बाद वो फीडबैक मिलेगा और आउटपुट में क्या आएगा, या तो सक्सेस या फेलियर। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। यहाँ आता है crucial stage for planning which generally correspond to the curriculum development approach for SEDP। सबसे पहले हम डिटरमाइनिंग द एरेना और सेटिंग फॉर करिकुलम इंजीनियरिंग, जिसमें हम कंट्री, स्कूल, क्लासरूम जो भी हैं उनको सेट करते हैं। सेलेक्टिंग द की प्लान प्लेयर्स कि इसमें क्या क्या मेन इंफॉर्मेशन है या मेन जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनको इन्वॉल्व करना। मतलब प्लेयर्स का नाम है कि कौन से प्लेयर होंगे, स्पेशलिस्ट आएगा, टीचर्स आएंगे, एडमिनिस्टर आएगा और स्टूडेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। कुछ लेमन सिटीजन्स ले लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में। तो दीज आर ऑल की प्लेयर्स। उसके बाद हम इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या क्या हमें अपने डिज़ाइन में चाहिए, हम उसको डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद इसको इवैल्यूएट कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने डाली थी और हमें क्या क्या उसमें गेन हुआ है, ठीक है। तो ये दिस इज द अबाउट द ब्यूचैम्स। उनका बस आपको ये ध्यान रखना है कि ब्यूचैम मॉडल एक ऐसा मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम मैनेजरियल बेस्ड पे है, जहाँ पर हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं, ठीक है। ये कुछ SEPD का फ्रेमवर्क दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे प्लान वो है टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है, स्पेशल जो है यहाँ पे, और फिजिकल फैसिलिटीज़ है, स्टाफ डेवलपमेंट है, करिकुलम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो इनिशिएशन मतलब हमें नीड असेस्ट करना, डिसाइडिंग द स्टाफ डिसाइड किया, मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, डेवलपिंग द इनिशियल एनवायरनमेंट। आई होप आपको, मुझे लगता है आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं फिर से बोल देती हूँ क्योंकि क्या क्या इनिशिएशन मतलब क्या क्या शुरुआत में लगेंगे। हमें नीड को असेस करना लगेगा, हमें जो है स्टाफ को देखना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ेगा, हमें जो है इनिशियल जो कमिटमेंट्स हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा कि हम जो कमिट कर रहे हैं बच्चों से रिलेटेड वो हमें क्या करना है, डेवलप करना है। इम्प्लीमेंटिंग मतलब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक हम सक्सेसफुल हैं, यानी कि एक्शन में लाएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जहाँ पे बिल्डिंग द प्रोसेस, इवैल्यूएशन, कंसोलिडेटिंग द कमिटमेंट्स, ये सब चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद इम्पैक्ट कितना रहा है इवैल्यूएशन का, कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो हमें इम्प्लीमेंटेशन में वर्क करेंगे, जिसमें हम ऑनगोइंग इन सर्विस है या प्री सर्विस जो है चला सकते हैं, कोई लीडरशिप क्वालिटी गेन करने की सब कर सकते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बोलते हैं तो उसमें क्या क्या यूजेस हैं, स्ट्रक्चर, मटेरियल, प्रैक्टिस एंड रिलीव्स। तो इस तरीके से SEPD फ्रेमवर्क काम करता है, ठीक है। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। 9 मॉडल्स हैं जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हैं। सो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मोर वीडियोस जो हैं उसका लिंक आपको, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल जाए। और सेशन को लाइक प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसका भी भला आपका भी भला। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।